चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is chemical reaction. केमिस्ट्री का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। और ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। आप सबको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो आज जरा हम पहले इसका ब्रीफ जो है देखेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक तो कहते किसको है, और फिर इसको डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन कौन सी दो डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट्स होती हैं। तो इन सब चीजों को जो है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शंस। A chemical reaction is a process in which one or more substances are converted to one or more different substances. Suppose you have two things. ठीक है, एक दो चीजें हैं आपके पास, उन दोनों चीजों को मिलाकर आप एक न्यू चीज बनाते हैं। ठीक है, दो चीजें थी आपके पास, आपने उन दोनों चीजों को मिलाया और उन दोनों चीजों को मिलाकर एक न्यू चीज बना दी। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्ले क्ले के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स की जो क्ले होती है, आ जाए, डिफरेंट कलर्स की जो क्ले होती है, अगर वो दो कलर्स को मिलाते हैं तो एक न्यू कलर बन जाता है ना। तो लेट्स सपोज वो जो डिफरेंट कलर की क्ले थी, वो आपके पास रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, और जब वो दोनों मिल जाएंगे, जब रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे, तो उन्होंने जो एक कलर की क्ले बना दी, वो आपके पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट आप जनरली टर्म यूज करते हैं किसी भी चीज के आउटकम के लिए। ठीक है, कोई भी चीज आपको मिलती है ना रिजल्ट में, तो आप कहते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट। तो जब दो चीजें मिलती हैं और दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती है, वो दो चीजें जो मिल रही हैं, जो रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर बना रहे हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है रिएक्टेंट्स और ये होती है प्रोडक्ट्स। आगे जाके हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं रिएक्शंस के अंदर और प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। द सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन में बी केमिकल एलिमेंट्स। अब वो सब्सटेंस, यहाँ पर तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी ना डेली लाइफ से, क्ले की एग्जांपल। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, हमने कोई भी चीज बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग हाइड्रोजन आयोडाइड इन द लेबोरेटरी। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, जबकि आयोडीन का पर्पल कलर होता है और हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता। तो आप एक कंटेनर लेते हैं, आप कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हैं और आयोडीन डालते हैं। ठीक है, तो आयोडीन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू होता है, तो जो आयोडीन का पर्पल कलर था वो फेड होना शुरू हो जाएगा, यानी वो हल्का 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 होते होते वो खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पर आकर, और जो सोल्यूशन था वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स दो थे, एक हमारे पास था हाइड्रोजन, एक हमारे पास था आयोडीन। ये दोनों रिएक्टेंट्स थे, इन दोनों ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और एक तीसरी चीज बना दी जिसको हमने कहा हाइड्रोजन आयोडाइड। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक आयोडीन है। दोनों रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्ट किया तो उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया जो कि प्रोडक्ट है हमारी। अच्छा जी, रिएक्टेंट्स उन्होंने कहा है द सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस या वो दो चीजें जिन्होंने आपस में रिएक्ट करना है, दे कुड बी एलिमेंट, दे कुड बी सब्सटेंस, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके एक चीज बनानी है और उस चीज को हम प्रोडक्ट कहेंगे। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जो सोडियम का रिएक्शन होता है ना वाटर के साथ, वो बड़ा विग्रस रिएक्शन होता है। मतलब आप इतना छोटा सा टुकड़ा भी लेते हैं ना सोडियम का और उसको पानी में डालते हैं, तो एकदम आपको ऐसा लगता है कि ये एक एज एन एक्सप्लोसिव काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये एज एन एक्सप्लोसिव काम कर रहा है, तो इतना विग्रस रिएक्शन आता है उसका। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम है, दो आपके पास सोडियम के मॉलिक्यूल उन्होंने लिए हैं, एटम है ये। दो आपके पास हाइड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और सोडियम और वाटर 2H2O, ये मिलकर आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं।
प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो चीजें जब रिएक्ट कर रही हैं तो वो दोनों चीजें रिएक्ट करके कोई एक ही चीज बना रही है, वो एक से ज्यादा चीजें भी बना सकती हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स अगर दो हैं तो प्रोडक्ट्स भी दो से ज्यादा या दो हो सकती हैं, रिएक्टेंट्स भी दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, बाजुकात ये भी होता है कि काफी ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं। जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बन रही होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर, दो प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद आपके पास ग्लूकोज आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है। अच्छा, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं। यहाँ पर सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी तरफ ये एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल बना रहा है। तो ये जो दो चीजें बन गई हैं यहाँ पर, दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और ये दो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स हमने इनको क्यों कहा, क्योंकि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सोडियम के जो है वो आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, दो सोडियम यहां पर हमने लिए हुए हैं, और दो ही मोलिक्यूल्स हैं वाटर के। वाटर तो H2O होता है, उसके आगे दो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो मोलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के हैं, दो ही सोडियम के हैं और दो ही वाटर के हैं। अच्छा, आपको अगर इसको पढ़ने का तरीका आता हो, यहां पर अगर आप देखें तो कितने हाइड्रोजन है टोटल, 4 हाइड्रोजन है। यहां पर ये देखें, ये H2 लिखा हुआ है ना, मैं अभी बताती हूँ आपको, ये H2 लिखा हुआ है ना, इसके आगे अगर मैं 1 लगा दूंगी ना, तो 1 × 2 इज 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ जी, हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देती हूँ तो 2 × 2 इज 4। तो इस टाइम पर आकर एट दिस मोमेंट हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जितना भी आप यहाँ पर नंबर लगा देते हैं उस नंबर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप बताते हैं कि इसके कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम सिंपल बताएंगे कि इसके दो हमने एटम्स लिए हैं, ठीक है, सोडियम हमने दो लिए हैं। यहाँ पर हमने बताया कि हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, और क्योंकि ये 2 यहाँ आगे लगा हुआ है तो 2 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेसिकली पढ़ने का और देखने का कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितनी क्वांटिटी में हम चीजों को ले रहे हैं, ताकि, क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट साइड पर हम चीज कर रहे हैं ना, हमने उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को भी बैलेंस करना होता है। अगर हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो बैलेंस्ड है, हमने उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को भी बैलेंस करना होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा यहाँ पर दो सोडियम थे, 4 हाइड्रोजन थे और दो ऑक्सीजन थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अलग सेपरेट लिख देती हूँ, दो सोडियम थे, 4 हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, ऐसा ही है। एनी इशू इसके अंदर, किसी बच्चे को कोई इशू हो? अच्छा जी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, यानी सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। जो स्टार्ट में लिखा होता है ना उन्होंने, इसका मतलब होता है कि इसके आगे आने वाले जितनी भी चीजें हैं वो 2 2 हैं। और अगर तो मैं यहाँ हाइड्रोजन के, वैसे तो अव्वल लगता नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सिर्फ हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। जिसके साथ 2 लगा होगा, आपने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन सिर्फ 4 है, बाकी सारे 2 हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें 2NaOH, यहाँ पर 2Na था, यानी 2 सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर थे, प्रोडक्ट साइड पर भी दो ही सोडियम लिखे हुए हैं, यानी कि ये बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर दो ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर भी कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो यहां पर दो हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। ये हाइड्रोजन यहां पर कहता है कि ये दो हाइड्रोजन है, हमारे बाकी कितने हाइड्रोजन बच गए, 2। तो उन्होंने सेपरेट H2 लिख दिया बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर 4 हाइड्रोजन थे, और अब प्रोडक्ट साइड पर भी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? ओके। उसके बाद आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। अच्छा, अब रिवर्सिबल किसको कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं,
गाड़ी को रिवर्स करने का क्या मतलब होता है कि हम पीछे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, बैक मूव कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमने रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनाई, वो अब प्रोडक्ट्स को मिलाकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इस सारे साइकिल को या इस सारे सारे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक हमने रिएक्शन प्रोसीड किया, अब हम चाहते हैं कि हमें हमारे जो रिएक्टेंट्स थे वो वापस मिल जाए, तो हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? जो एक दफा रिएक्शन हो गया, अब वो हो गया, उसकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोबारा से हम रीगेन नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो है अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको इसी तरह बता देती हूँ। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम हो। एक क्लोज्ड सिस्टम से मुराद ये है कि आपके पास या तो एक ऐसा कंटेनर हो जो बंद हो, कोई ऐसी बोतल हो जो बंद हो, यानी जिस चीज में आप रिएक्शन कर रहे हैं ना, वो आपके पास क्लोज होनी चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि वो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम की वजह से जो आपका रिएक्शन है वो रिवर्स होना शुरू होगा। ठीक है, अगर तो आपका सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो मे बी कोई ऐसी गैस बन रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या जिस भी चीज के अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी गैस बनी जो स्केप कर गई वहां से, फिर तो वो रिगेन नहीं होगी एक दफा जब स्केप कर जाएगी। तो इरिवर्सिबल के अंदर ये होता है कि आपके पास क्लोज सिस्टम नहीं होता, और रिवर्सिबल के अंदर आपके पास क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं? रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स, साइकिल चलता रहता है, ये कंप्लीट नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। आप जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस दिखेंगे ना, आप डबल एरो लगाएंगे। ठीक है, और डबल एरो किस तरह से लगाते हैं मैं बताती हूँ। डबल एरो आप ये नहीं लगाएंगे कि इस तरह से डबल एरो लगा दें, एक एरो इधर जा रहा है, ठीक है, और ये मैंने पूरा एरो भी नहीं बनाया, और एक एरो जो होता है वो इधर जा रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो साइन है। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होती रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, और ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, एक दफा अगर प्रोसीड हो जाते हैं तो हो जाते हैं कंप्लीटली। उसके बाद इसको हम सिर्फ एक सिंगल एरो के साथ शो करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है रिवर्सिबल रिएक्शन के, अगर हम देखें, ओके, तो दीज रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ वेज। अच्छा, अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपने दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे जाना। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करना, आगे जाना, और रिवर्स का मतलब होता है पीछे जाना। तो जब रिएक्शन, हमने, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थी, दोनों रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रही हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन आगे जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हैं, रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर एक दफा प्रोडक्ट बन गई है, अब वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है, और टूट के वो बना रही है रिएक्टेंट्स, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन, यानी जो चीज हमारे पास बन चुकी है, अब वो दोबारा से उन चीजों में कन्वर्ट हो रही है जो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन, और ये दोनों सिर्फ रिवर्सिबल के अंदर आते हैं। इरिवर्सिबल तो कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन, उनके अंदर तो कोई फॉरवर्ड कोई रिवर्स नहीं है। अच्छा जी, तो these reactions proceed in both way. They consist of two reactions, forward and reverse. So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the conditions. यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है। ये आपके पास हाइड्रोजन है जो कि एक गैस होती है, ये आपके पास आयोडीन है जो कि एक गैस होती है। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। आयोडीन का कलर ना आगे जाके हम देखते हैं, आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है, और हाइड्रोजन का कलर कोई भी नहीं होता। तो ये दोनों मिलकर एक कलरलेस सा जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं।
फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है। अगर आप गौर से इनको देखें तो ये एक ही रिएक्शन है। ठीक है। जिसमें इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है और ये दोबारा से इन दोनों को बना देती है। ठीक है। तो ये आपके पास जब हम आगे को मूव करेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब हम पीछे को मूव करेंगे तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अच्छा जी। उसके बाद लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल। आयोडीन का कलर ना इस तरह से होता है, आपको कंटेनर में नजर आ रहा है, ये वाला कंटेनर। इसके अंदर जो कलर है ना, लाइट पर्पलिश सा कलर जो है, वो होता है आयोडीन का कलर। तो आयोडीन पर्पल होता है, वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस। और जब प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड तो वो कलरलेस होती है। Proceedings of the reaction are easily observable on heating hydrogen and iodine vapors in a closed flask. Hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades. खत्म हो जाता है। फेड का मतलब होता है हल्का हल्का होना या आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना। As it reacts to form colorless hydrogen iodide. This reaction is called फॉरवर्ड रिएक्शन। हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color appears because of formation of iodine vapors. जब हम दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करना शुरू करेंगे तो वो दोबारा से, अब हमने क्योंकि रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करना है, तो अब उसकी क्या कोशिश होगी कि वो आयोडीन बनाए और हाइड्रोजन बनाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आयोडीन बनना शुरू हो गया है? जैसे जैसे पर्पल कलर शो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब आयोडीन बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आयोडीन का पर्पल कलर होता है। अच्छा जी। उसके बाद इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट। अच्छा, अब ये देखें, हमने इन दो चीजों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। ठीक है। यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और ये हमारे पास प्रोडक्ट थी। जब रिवर्स रिएक्शन हम करेंगे, जब रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे, तब ये हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा और ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो गया ना, जो हमने पहले पढ़ा था उसका रिवर्स हो गया सारा। ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ आपको। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये बेसिकली मार्बल होता है। मार्बल का पत्थर देखा कभी आप लोगों ने? व्हाइट जो पत्थर होता है, अक्सर मस्जिदों में भी लगा होता है वो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेसिकली। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ये मार्बल कैसे बनता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनता है। ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो दोबारा से हमारे पास यही दो प्रोडक्ट्स बना देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ये कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड escapes आउट एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ये बेसिकली आपके पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें, उन्होंने कहा कि पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप फ्लास्क को ओपन कर दें। फ्लास्क ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ने गैस बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक दफा स्केप कर जाएगी तो वो दोबारा तो नहीं आ सकती उस सिस्टम के अंदर, तो दोबारा से वो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी। ठीक है। एक दफा अगर स्केप कर जाएगी वो गैस सिस्टम के अंदर से तो वो दोबारा से प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट तो है ही नहीं हमारे पास, और जब तक सारे कंपोनेंट नहीं होंगे तो हम वो चीज बना ही नहीं सकते। उसके बाद आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? एनीवन? हम्म।
जहां बैलेंस हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं या सुनते हैं तो हम हमेशा हमारे माइंड में एक लफ्ज आता है बैलेंस का। ठीक है, जहां पर बैलेंस हो जाता है रिएक्शन, उसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शंस का काम क्या होता है, क्या तुक है उनकी कि साइंटिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनको ना असल में चीजें बनानी होती हैं, न्यू न्यू चीजें डिस्कवर करनी होती हैं। मेडिसिन के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए उनको रिएक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हर मेडिसिन का एक जैसा फॉर्मूला नहीं होता, सारी मेडिसिन डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप बात करें सिर्फ एक एलर्जिक की मेडिसिन की, ठीक है, तो एलर्जी के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि आप एलर्जी के लिए कैस्टिन खा सकते हैं, आप एलर्जी के लिए एविल खा सकते हैं, आप एलर्जी के लिए जर्टिक खा सकते हैं। आप कहेंगे कि सारी मेडिसिन तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन तीनों मेडिसिन का फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। तो ये फॉर्मूलाज जो है वो कहाँ से आया है, ये मेडिसिन कहाँ से बनी है, ये बेसिकली इन्हीं केमिकल रिएक्शन से बनी है। ठीक है, इसीलिए इन केमिकल रिएक्शन को हम एज अ बेसिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो आपके पास इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जहां पर आकर रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक दफा इक्विलिब्रियम, आप एक रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, और जितने रिएक्टेंट्स थे आपके पास, उन सब रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बना दी। ठीक है, सारे रिएक्टेंट्स ने मिलकर आपके पास प्रोडक्ट बना दी, और वो रिएक्शन आपके पास हो गया और फिर रुक गया, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस थे दोनों। ठीक है, इसको आप कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि आपके पास रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, अब वो दोबारा से जो है वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी। एक जो रिएक्शन होना था वो हो चुका है और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसमें आ चुका है। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक के अंदर ये होता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ भी जाता है ना, वो तब भी कॉन्टिन्यू रहता है, यानी फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे, अगर आप इसको इरिवर्सिबल पे देखें और आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखें रिवर्सिबल पे, तो आपको ये चीज समझ आएगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होगा, इरिवर्सिबल में भी ये होता है ना कि रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जब बैलेंस आ जाता है तो उसके बाद वो फर्दर प्रोसीड नहीं करते। डायनेमिक के अंदर ये होता है कि वो फॉरवर्ड से रिवर्स भी जाते हैं और रिवर्स से फॉरवर्ड भी आते हैं, लेकिन उनके दरमियान में एक बैलेंस जो होता है वो एस्टेब्लिश्ड रहता है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है। अब आप आगे इसकी डेफिनेशन को जब देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी, और एक ग्राफ भी आगे। अच्छा जी, व्हेन अ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, सीज का मतलब होता है रुक जाना। सीज फायर आपने सुना होगा अक्सर, जंग बंदी जिसको कहते हैं। तो सीज का मतलब होता है रुक जाना या बंद हो जाना। जब रिएक्शन बंद हो जाता है, आगे प्रोसीड नहीं करता फर्दर, तो इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब बेसिकली होता है प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, फिनोमिना बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं वर्ड। तो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर जैसे कि एक बिल्डिंग है, आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है, अब वो बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, वो वहां से मूव नहीं करती, उसके अंदर फर्दर कोई चेंजेस नहीं आते। इसको हम एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद when a reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reaction becomes equal to each other but take place in opposite direction। एक चीज फॉरवर्ड में जा रही है, दूसरी चीज उसी टाइम पर रिवर्स जा रही है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में मैंने अभी बताया एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो इसको हम डायनेमिक कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि रिएक्शन अभी भी जारी है, रिएक्शन रुका नहीं है। जबकि स्टैटिक के अंदर रिएक्शन रुक गया था। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास है एक ग्राफ। इस ग्राफ को देखें, ये जो डॉटेड लाइन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है, और ये जो रेड लाइन है ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रही है। जो पर्पल लाइन है वो इक्विलिब्रियम शो करती है इन दोनों के दरमियान। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये अपनी अपनी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर
जब ये दोनों रिएक्शंस क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी बैलेंस हो गए, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड तो कर रहे हैं, यानी यहां से फॉरवर्ड भी जा रहा है, इधर से रिवर्स भी जा रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर रहते रहते। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि इसको मजीद हमें कवर करने की जरूरत है, क्योंकि हमने काफी डिटेल पढ़ लिया है, लेकिन इसको एक दफा पढ़ लें। It is a reaction in which reactants react to form products. It take place from left to right. At initial stage, rate of forward reaction is very fast. बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, लास्ट पर जाकर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट हो रहा था, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। ठीक है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली रिवर्स रिएक्शन। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है, ये पहले स्लो होता है फिर स्पीड अप होता है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो पहले स्पीड अप होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। ठीक है, इनके दरमियान आपने डिफरेंस याद रखना है इनका। ओके, इसके बाद हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब वो हमारे पास होंगी तब हम अचीव कर सकते हैं एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। मैंने आपको बताया सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्योंकि उसी के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद जिसके अंदर सब्सटेंसेस ना ही लीव कर सकते हैं और ना ही एंटर हो सकते हैं। कोई सब्सटेंस एंटर नहीं हो रहा, कोई सब्सटेंस लीव नहीं कर रहा, यानी वही प्रोडक्ट्स वही रिएक्टेंट्स उसके अंदर मौजूद है उस सिस्टम में। ओके, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Okay. At equilibrium state, the amount of reactant and product do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. हर चीज सेम रहेगी, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, कोई क्वांटिटी ज्यादा या कम नहीं हो रही। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में an equilibrium state is attainable from either ways, starting from reactants or from product। हम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो सकता है। an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature। मे बी हम उसको प्रेशर दे रहे हैं या टेम्परेचर दे रहे हैं, एक टाइम के लिए वो चेंज होता है, फिर वो अपनी पहली वाली हालत में आ जाता है। ठीक है, फिर वो चेंज होता है, फिर वो पहली वाली हालत में आ जाता है, यानी कि हम अगेन एंड अगेन उसको डिस्टर्ब करके उसको दोबारा से उसकी पहली वाली हालत में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब आप रिएक्टेंट्स को लिखते हैं विद एन एरो और फिर प्रोडक्ट्स लिखते हैं दूसरी साइड पर, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिलकर आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं वाटर, 2H2O। अगर आप यहां देखें तो इसको जो स्टार्ट में वर्ड आता है ना, जैसे नंबर्स आते हैं 1 2 3, 1 तो नहीं आता वैसे, 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, तो इनको हम कहते हैं कोफिशेंट्स। ठीक है, ये कोफिशेंट्स होते हैं, इनको हम कोफिशेंट्स कहते हैं। जो इसके आगे लिखा होता है, छोटा सा वर्ड लिखा होता है, आई मीन छोटा नंबर लिखा होता है जो, उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपके पास सबस्क्रिप्ट होती है, ये आपके पास कोफिशिएंट। और जब भी आपने किसी एलिमेंट का बताना होता है, जैसे हाइड्रोजन है, ये आपके पास कोफिशिएंट है इसका, ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है। आपने बताना है कि कितने हाइड्रोजन है, तो आपने हमेशा कोफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब आप बता सकेंगे कि कितने हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H2O बना रहा है, ये आपके पास केमिकल फॉर्मूला है। और ये आप अगर ब्रैकेट में देखें तो ये लिखा हुआ है G, यहाँ पर लिखा हुआ है L।
तो ये आपके पास बेसिकली स्टेट्स होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर। जी शो करता है कि दिस इज अ गैस, ठीक है। एल शो करता है कि दिस इज अ लिक्विड। और अगर यहां पर कहीं पर एस होगा तो वो शो करेगा दिस इज अ सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन चीजें होती हैं आपके पास, स्टेट्स। और ये स्टेट्स जो है वो केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको साइड पे छोटी सी ब्रैकेट के अंदर शो की होती है कि ये आपके पास स्टेट्स हैं। ओके, उसके बाद यहां पर सेम वही चीजें लिखी हुई है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टिंग एंटिटीज, सिंबल जो एस है वो डिस्क्राइब करता है सॉलिड स्टेट को, एल डिस्क्राइब्स द लिक्विड स्टेट एंड जी डिस्क्राइब्स द गैसियस स्टेट। एक आपके पास ब्रैकेट में लिखा होता है ए क्यू, ठीक है, उसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस जिस चीज का पानी के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाए ना, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो उसको ए क्यू लिखा जाता है, उसको लिक्विड नहीं लिखा जाता, उसको सॉल्यूशन के तौर पे ए क्यू सॉल्यूशन लिखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन एक लॉ था, जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो एक लॉ था केमिस्ट्री के अंदर, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। गुल्डबर्ग का नाम, एक का नाम था, और दूसरे का नाम था वेज। उन्होंने 1869 के अंदर एक लॉ दिया था, और वो लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स। अब उन्होंने यहां पर कहा है कि सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। यानी कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, यानी ये ए और बी है ना, तो ये दोनों मिलकर सी और डी बना रहे हैं। रिएक्टेंट्स यहां पर कौन सी हैं? ए एंड बी। तो उसने कहा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस, एक्टिव मैस। एक्टिव मैस ए लेगा और वो बी लेगा। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो ये सिंपल वर्ड्स में वो ये बताना चाह रहा है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अच्छा, अब जनरली बात क्या है? Generally, an active mass is considered as the molar concentration having units of। जब भी एक्टिव मास की बात होगी ना, आपने एक्टिव मास का यूनिट याद रखना है। एक्टिव मास का ये यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्टिव मास जब भी एक्टिव मास की बात होगी। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप जब भी एक्टिव मास को लिखते हैं ना, आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अगर आपने ए लिखना है, एक्टिव मास ए है, तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। एक्टिव मास बी है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी। अगर आप आगे देखें, उन्होंने कहा सपोज ए बी सी एंड डी आर द मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिख दिया और उन्होंने कहा अब ये मोलर कंसेंट्रेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था इक्वल टू, उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था पहले, ऐसा ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आपको हमेशा पता है जब भी हमने इक्वल टू लगाना है तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तो यहां पर उन्होंने के एफ लिख दिया। के एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन और के जो है वो कांस्टेंट है। तो के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, के आर रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अब उन्होंने कहा है कि के एफ और के आर दोनों ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, इनका नाम है ये। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स, तो आप बताएंगे कि के एफ एंड के आर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स और द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स है, ये रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और ये आपके पास दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए। ओके, उसके बाद यहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर तो हम डिवाइड करते हैं, यहां पर अगर आप देखें, ये के एफ था और ये के आर था।
एक चीज अगर इक्वेशन के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी तरफ आकर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। आपको पता है एक चीज अगर इक्वेशन के एक तरफ प्लस में है तो वो दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगी। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला कांस्टेंट, जब ये इस कांस्टेंट को हम यहां लाएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये वाली जो प्रोडक्ट्स थी यानी ये वाले जो रिएक्टेंट्स थे यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो सी और डी ऊपर आ जाएगा और ए और बी नीचे चला जाएगा। इसी तरह के एफ ऊपर रहेगा और के आर नीचे जाएगा। अच्छा, अब देखें के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी। अब काफी बच्चों को ये इश्यू था कि ए बी ऊपर क्यों नहीं आया, सी डी नीचे क्यों नहीं आया, ठीक है, सी डी ऊपर क्यों है। तो अब आपको पता चल गया कि हम क्योंकि दूसरी तरफ से इक्वेशन के लेकर आए हैं और वो डिवाइड हो रही है नीचे आके, इसलिए सी डी ऊपर है और ए बी नीचे है। अब उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, के एफ भी कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों की जगह ना एक ही कांस्टेंट को यूज करते हैं जो कि है के सी। और ये कांस्टेंट है कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने के एफ डिवाइडेड बाय के आर की जगह के सी लगा दिया। यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, N2O2 और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है RF, के एफ जो है इसका कांस्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी दो चीजें आती हैं, N2 और O2, N2 और O2। रिवर्स रिएक्शन में कौन सी चीज है, NO, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट था वो हम बाहर लिखेंगे, जब भी कोफिशिएंट आ जाता है ना यहाँ पर तो वो बाहर लिखते हैं। ये क्योंकि कोफिशिएंट नहीं था, ये सबस्क्रिप्ट थी, तो सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर ही आती है। सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर आएगी, कोफिशिएंट ब्रैकेट से बाहर आएगा। इक्विलिब्रियम के अंदर जब हमने इनको डाला तो क्योंकि रिवर्स रिएक्शन वाली सी डी जो है वो ऊपर आती थी ना, रिवर्स रिएक्शन वाली चीज जो है वो इक्वेशन के ऊपर आती है, तो यहां पर हम एन ओ जो है उसको ऊपर लिखेंगे और